आजादी के सपनों के संग जिन्होंने बलिदान दिया है, जरा जरा मां भारती का करता उनको शत शत सलाम है। खून का खतरा खतरा जिनका बोला आजादी, उन मतवालों को आजाद हिंदुस्तान करता प्रणाम है। जो चेहरे अंग्रेजों की आंखों में शूल बने, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। सीने पर खाई गोली मगर अंग्रेजी बोली मंजूर ना की। उन मां भारती के सपूतों को बच्चा बच्चा बोल रहा, तुम हो आजादी के मतवाले, तुम हो हमारे फ्रीडम फाइटर। आजाद हवा की हर श्वास में उन मतवालों की महक है। आजादी के हर एहसास में उस क्रांति की धमक है जिसने भारत मां की खातिर छोड़ दी अपनी जननी, और स्वाधीनता ही उसकी जन्म जन्मों तक पहचान बनी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं आजादी के फ्रीडम फाइटर्स में से एक उस महान स्वतंत्रता सेनानी की जो जनेऊधारी थे, जिनका नाम था पंडित चंद्रशेखर तिवारी। लेकिन हिंदुस्तान उन्हें जानता है आजाद के नाम से। वो मरते दम तक आजाद रहकर हमें गोरों के जुल्मों से आजाद कर गए और भारत की हर जवानी को आजादी के रंग में रंगीन कर गए। ये रिपोर्ट देखिए। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? आजाद। बाप का क्या नाम है तुम्हारा? स्वतंत्र। कहाँ रहते हो तुम? जेल में। ले जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से और पिंजरा को की सजा दी है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में जन्मा एक बालक चंद्रशेखर तिवारी। उनके चेहरे पर तेज और ओजस्व मानो कम उम्र में ही उनके शौर्य का गुणगान करने लग गया हो। चंद्रशेखर बचपन से ही पढ़ाई में तो अव्वल थे ही, लेकिन मजबूत शरीर होने के कारण उन्हें मलखम और तीरंदाजी का बेहद शौक था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी अपना रास्ता खुद ही चुन लेती है। तो बस नीरस जिंदगी से उब चुके चंद्रशेखर अब अपना मन कहीं दूर जाने का बना चुके थे और पिता पंडित सीताराम तिवारी तथा माँ जगरानी देवी से इस बात का जिक्र भी कर बैठे। लेकिन उनके माता पिता उन्हें खुद से दूर जाने के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन चंद्रशेखर तो ठान ही चुके थे और 14 वर्ष की उम्र में निकल पड़े देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। यहाँ वे एक जहाज में पेंटर का काम करने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से एक ही सवाल उन्हें परेशान करने लगा, और ये सवाल था, पेट ही पालना है तो क्या गाँव भावरा बुरा था? उन दिनों चंद्रशेखर आजादी के आंदोलन को थोड़ा थोड़ा समझने लग गए थे। अखबारों पत्रिकाओं से वे इस आंदोलन की जानकारी से पूर्ण हो रहे थे कि इसी बीच उनके पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी जाने का आदेश दे दिया था। काशी उन दिनों शिक्षा के केंद्र के साथ आजादी के आंदोलन का केंद्र भी बना हुआ था। आजादी का आंदोलन काशी में उमड़ने लग गया था। चंद्रशेखर संस्कृत कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ था। उसी समय अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर भी अन्य छात्रों की भांति सड़कों पर उतर आए और पहली बार उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी। उस समय सभी को अदालत में भी पेश किया गया। चंद्रशेखर की उम्र सबसे कम होने के कारण उन्हें अदालत से 15 कोड़ों की सजा भी मिली। फिर क्या, चंद्रशेखर को निर्वस्त्र किया गया और बैत की टिकड़ी से बांधकर उनकी पीठ को कोड़ों से छलनी कर दिया गया। जैसे जैसे बैत उन पर पड़ते वो चिल्ला उठता, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इसी के बाद चंद्रशेखर ने ठान लिया कि वे कभी जिंदगी में पुलिस के हत्थे तो नहीं चढ़ेंगे, और तभी से उनका नाम पड़ गया आजाद। इस दौरान ही गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के दौरान यूपी के गोरखपुर में एक ऐसी चिंगारी जली कि मानो उनका सब कुछ बदल गया। यहाँ के चौरा चौरी गाँव में लोगों का सब्र टूट गया और पुलिस थाने को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। इसमें कई पुलिस वाले जिंदा जल गए। गांधी जी इस बात से आहत हो गए और उन्होंने सविनय आंदोलन को वापस ले लिया।
ये आंदोलन उस वक्त समाप्त किया गया जब ये अपने पूरे चरम पर था। अंग्रेजों की जड़ें हिल रही थी और ऐसे में इस फैसले ने बच्चे बूढ़े, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, छात्र नौजवान, मजदूर किसान हर किसी को निराश किया। इसी के बाद आजाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और इसके बाद आजाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी के गठित किए गए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और बहुत जल्द युवाओं के आदर्श बन गए। ऐसे में जब अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता की हद से पार होने लगी तो वे सशस्त्र क्रांति की सोच को लेकर आगे बढ़ने लगे। ऐसे में आजाद उन क्रांतिकारियों से भी मिलने लगे जो देश के लिए न्यौछावर होने की तमन्ना रखते थे। अपनी बुद्धिमत्ता से हर बार अंग्रेजों को चकमा देकर और नई नई योजनाएं बनाकर आजाद क्रांतिकारी युवाओं की अपनी फौज बनाने में जुट गए। देश भर से युवा अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए इनके साथ जुड़ने लगे। इस दौरान क्रांतिकारियों को आंदोलन के लिए धन की जरूरत भी पड़ने लगी। ऐसे में एक योजना बनी और अंग्रेजों के खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। इसके पीछे पंडित जी का तर्क था कि ये धन भारतीयों का ही है और ऐसे में इसे लूटना अपने हक को वापस लेने जैसा है। ये पहली बार था जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। हालांकि जब शाहजहांपुर में इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई तो दल के एकमात्र सदस्य अशफाक उल्लाह खान ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि इससे प्रशासन उनके दल को जड़ से उखाड़ने पर तुल जाएगा और ऐसा ही हुआ भी। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो नहीं पकड़ सके पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी पर लटका दिया। बिस्मिल की मौत के बाद तो ऐसा लगा कि संगठन टूट सा गया है, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब आजाद से मिले तो संगठन फिर से मजबूत हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब इनके साझेदारी की मिसालें दी जाने लगी और इनकी ख्याति पूरे भारत में होने लगी। इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में साइमन कमीशन का विरोध पूरे चरम पर था। लाला लाजपत राय इसका विरोध करने के लिए धरने पर बैठे थे, लेकिन इन धरने के खिलाफ जब अंग्रेज बर्बरता पर उतर आए तो इसमें लाला लाजपत राय जख्मी हो गए और अस्पताल में इलाज के दौरान हम सभी को छोड़कर चले गए। ऐसे में क्रांतिकारियों को लाला जी की मौत का गहरा सदमा लगा। आजाद ने उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया और 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। जो ही जेपी सैंडर्स ने अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकलना चाहा, पहली गोली राजगुरु ने दाग दी जो सैंडर्स के माथे पर लगी और वो मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। और इसके बाद भगत सिंह ने आगे बढ़कर 5 से 6 गोलियां दागी और गोलियों को दागकर सैंडर्स को बिल्कुल ठंडा कर दिया। इस हत्याकांड के बाद लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए और ऐलान कर दिया गया कि लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। ये विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, बल्कि विस्फोट अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरोध में किया गया था। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया। आजाद ने भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए एक चिट्ठी भी लिखी, लेकिन भगत सिंह ने इससे इनकार करते हुए देश के लिए फांसी पर चढ़ना स्वीकार किया। बल्कि उनकी फांसी की खबर देश में एक ऐसी क्रांति की तरह फैली कि अंग्रेजों ने इससे खौफ खाकर नियत समय से पहले ही तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी। 1929 से 1931 के बीच शहादत का एक ऐसा सिलसिला चला कि दल लगभग बिखर सा गया। इधर एक दिन अल्फ्रेड पार्क में आजाद अपने एक मित्र के साथ चर्चा कर रहे थे कि किसी मुखबिर की सूचना पर अंग्रेजी सैनिक बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और पार्क को घेरकर भयंकर गोलियां बरसाने लगे। आजाद बराबर से अंग्रेजों की उन गोलियों का जवाब देते रहे, अपने अचूक निशाने से अंग्रेजों को घायल करते रहे, लेकिन अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची तब भी उन्होंने अंग्रेजों के हत्थे चढ़ना स्वीकार नहीं किया
और आखिरी गोली खुद को मारकर वीर गति को प्राप्त हो गए। अंग्रेज कई घंटों तक तो इतने खौफ में थे कि वो आजाद के पास तक जाने के लिए कतराते रहे, कई देर तक सोचते रहे। तो बाद में इन्हीं अंग्रेजों ने बिना किसी को सूचित किए आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जनता को किसी ऐलान की जरूरत कहाँ थी। उनकी मौत की खबर ना जाने देश भर में एक ऐसी आंधी की तरह फैली कि लोग देश भर से अल्फ्रेड पार्क में उमड़ना शुरू हो गए और जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। अगले दिन आजाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि प्रयागराज की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रयागराज की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा हो। खैर, आजाद अपने प्रण के मुताबिक आखिरी सांस तक लड़े और जीते जी उन्हें कोई अंग्रेज हाथ ना लगा सके। वो कभी अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण ना करे और सच में वो आजाद रहे और आजाद कहलाए भी। हम शहादत की हद से